तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का नॉलेज इंजेक्शन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसिव जापानीज रेल नेटवर्क के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे शिंकानसेन के अलग अलग डेवलपमेंट और वेरिएंट्स के बारे में। साथ ही हम फाइनली बात करेंगे कौन सी ट्रेन को इंडिया के मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए चूज किया जाएगा। दरअसल जापान में जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है इसकी शुरुआत 1950s में हुई थी। उस समय रेल नेटवर्क को काफी ज्यादा आउटडेटेड माना जाता था और समझा जाता था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसका कारण यह है कि एयर ट्रैवल लगातार फेमस हो रहा था। दूसरी तरफ जो ट्रेन्स थी वो काफी स्लो ऑपरेट हुआ करती थी, एटलीस्ट 50s तक। लेकिन उस समय जापान ने काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलपमेंट का, टोक्यो से ओसाका तक। 1958 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला और 1964 में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार था। खास बात यह है कि इनिशियली इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और इनफैक्ट प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले क्रिटिसिज्म अपने टॉप लेवल पे पहुंच चुका था। उसका कारण यह था कि जब इनिशियल प्रोजेक्ट रखा गया तो एस्टिमेटेड कॉस्ट $80 मिलियन थी और उस समय जापानीज इकोनॉमी इतनी कोई बड़ी नहीं थी कि वो इस कॉस्ट को सस्टेन कर सके। लेकिन इनफैक्ट ऑलरेडी जो कॉस्ट काफी ज्यादा हाई थी वो लगातार बढ़ने वाली थी और फाइनली जो प्रोजेक्ट है वो $160 मिलियन में जाकर कंप्लीट हुआ। और इस वजह से इनिशियल ऑपरेशन ईयर्स में भी शिंकानसेन को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और इसे यूजुअली एक फेल्ड प्रोजेक्ट ही माना जाता था। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर जापान ने जो नेटवर्क बनाया अपने पूरी कंट्री में, इनफैक्ट एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर कोने में हाई स्पीड रेल शिंकानसेन दौड़ रही थी। बात करें शिंकानसेन की तो जो पहली शिंकानसेन थी जो 1964 में ऑपरेट हुई पहली बार ओसाका के लिए, उसको जीरो सीरीज कहा जाता है। इसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर थी और इसको 1964 में लॉन्च किया गया। वहीं पर 2008 में फाइनली इस पूरी सीरीज को रिटायर कर दिया गया। बात करें दूसरी सीरीज की तो वो है शिंकानसेन 100 सीरीज, जिसको लॉन्च किया गया 1985 में, जो एक्चुअली में जीरो सीरीज का ही एक स्लाइट अपग्रेडेड वर्जन था। और यहां पर जो मैक्सिमम स्पीड है उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया 230 किलोमीटर पर आवर तक और फाइनली इस ट्रेन को भी 2012 में रिटायर कर दिया गया। और इसके बाद शिंकानसेन 300 सीरीज को लॉन्च किया गया 1992 में, जिसको सर्विस से 2012 में विड्रॉ किया गया, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर थी। इसका तीसरे नंबर पे आती है वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ट्रेन 500 सीरीज का, जो 300 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में और ये अभी तक ऑपरेशनल है। अब ये जो 500 सीरीज थी ये इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा थी, लेकिन इससे जापानीज रेलवे का जो रेवेन्यू है वो काफी डिप हुआ। उसका कारण ये है कि ज्यादा हाई स्पीड अचीव करने के चक्कर में जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको पूरी तरीके से खो दिया था जापान ने, खासतौर पे 500 सीरीज में। और इसी वजह से लॉन्च की गई 700 सीरीज शिंकानसेन 700, जिसका मेन मोटिव था फ्यूल एफिशिएंसी। इसकी स्पीड को डिप किया गया 275 किलोमीटर पर आवर पे, लेकिन ये उस समय वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट ट्रेन मानी जाती थी। और इसके बाद 700 सीरीज का एक नया वेरिएंट भी लॉन्च किया गया जो ना केवल फ्यूल एफिशिएंट था बल्कि स्पीड भी काफी ज्यादा थी, यानी कि N700। शिंकानसेन N700 की मैक्सिमम स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर। इसको लॉन्च किया गया 2007 में और फिलहाल ये ऑपरेशनल है। हालांकि 700 सीरीज को लॉन्च करने के बाद जो पूरी नोमेनक्लेचर है उसको चेंज किया गया और यहां पर ई सीरीज का नाम दिया गया। और ई सीरीज की पहली ट्रेन यानी कि शिंकानसेन E1 को लॉन्च किया गया 1994 में विद ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ जस्ट 240 किलोमीटर पर आवर। जी हां, जो एक डबल डेकर हाई स्पीड ट्रेन है। इसके बाद आती है E2 सीरीज शिंकानसेन E2, जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 260 किलोमीटर पर आवर। इसको 1997 में लॉन्च किया गया और इसी साल E4 सीरीज को भी लॉन्च किया गया, जो और E1 की तरह E4 भी एक डबल डेकर ट्रेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड भी 240 किलोमीटर पर आवर थी। और फाइनल इसके बाद आती है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ट्रेन इन ई सीरीज शिंकानसेन E5, जिसको 2011 में लॉन्च किया गया था और इसकी मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की है। हालांकि E5 के बाद एक और ट्रेन लॉन्च की गई जो है E7। वो इतनी हाई स्पीड ट्रेन तो नहीं है, लेकिन उसको दूसरे रूट्स के लिए यहां पर डेवलप किया गया जापान द्वारा, जो 260 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे ऑपरेट करती है। और आपको बता दूं कि इंडिया द्वारा जो पहली ट्रेन ऑपरेट की जाएगी अपने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद के बीच में, वो होगी शिंकानसेन E5। जी हां, इनिशियली 18 यूनिट्स को डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाएगा जापान से और उसके बाद जो फर्दर ऑर्डर्स हैं
उनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा बल्कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, या कहें इनिशियली असेंबली की जाएगी और आने वाले समय में जो इंडिजनाइजेशन है उसको लगातार बढ़ाया जाएगा। अब आपको बता दूं कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे जो ट्रेन है यानी कि शिंकानसेन E5 उसको 300 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे ऑपरेट कराया जाएगा। हालांकि जो ट्रेन है वो 320 स्पीड को टच कर सकती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो 300 होगी। आपको बता दूं कि मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर्स का है और इसको 2 घंटे से भी कम समय में ये ट्रेन अचीव करने वाली है। हालांकि यहां पर कुछ स्टॉपेज भी हैं जहां पर सूरत, वडोदरा, उसके बाद वापी, साथ ही महाराष्ट्र में भी काफी सारे स्टॉपेज हैं जहां पर इस ट्रेन का हॉल्ट होने वाला है। इसके अलावा और यहां पर सिर्फ मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर नहीं बल्कि इसके अलावा काफी सारे कॉरिडोर्स को अप्रूवल मिल चुका है, जहां पर सबसे पहले दिल्ली अहमदाबाद, उसके अलावा दिल्ली वाराणसी, साथ ही वाराणसी कोलकाता, चेन्नई मैसूर, हैदराबाद बेंगलोर, ये सभी वो रूट्स हैं हाई स्पीड रेल नेटवर्क जिनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और इन सभी को अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे रूट्स भी हैं जिनको प्रपोज किया गया है, हालांकि उनका अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है। अब एक्चुअली में मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2022 तक कंप्लीट होना था, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2028 तक ही जाकर कंप्लीट हो पाएगा। उसका पहला कारण ये है कि महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम अभी तक चल रहा है। जी हाँ, अभी तक लैंड एक्विजिशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वहीं पर गुजरात में जो कंस्ट्रक्शन है, फाइनल कंस्ट्रक्शन वो शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले 1.5 सालों के अंदर गुजरात का एरिया जो है वहां पर पूरी तरीके से ट्रेन नेटवर्क तैयार होगा और इसी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बुलेट ट्रेन है उसको गुजरात के अंदर शुरू कर दिया जाएगा 2023 में ही। जी हाँ, 2023 में गुजरात में भारत की पहली हाई स्पीड रेल यानी कि शिंकानसेन E5 ऑपरेट करना शुरू कर देगी और जब तक महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक ऑपरेशन गुजरात तक ही होंगे और फाइनली 2028 से जो पूरा कॉरिडोर है वो तैयार होगा। इसी के साथ यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है दिल्ली अहमदाबाद रेल कॉरिडोर को, साथ ही दिल्ली अमृतसर रेल कॉरिडोर को, क्योंकि ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लैंड एक्विजिशन की समस्या नहीं आई है। हालांकि माना जाता है कि पंजाब में समस्याएं आ सकती हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी रिपोर्टेडली समस्या नहीं आएगी। इस वजह से दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर भी जिसका एक्सपेक्टेड टाइमलाइन 2030 है उसको अचीव किया जा सकता है। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जापान को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। यहां पर काफी सारी सी दूसरी कंट्रीज भी हैं जो अपनी हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार कर चुकी हैं, चाहे साउथ कोरिया हो, स्पेन हो या फिर फ्रांस हो। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर सिर्फ जापान नहीं बल्कि फ्रांस, चाइना, जर्मनी और स्पेन, ये चारों ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनके द्वारा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत में डेवलप करने के लिए प्रपोजल्स दिए गए थे। लेकिन जापान का जो प्रपोजल था वो सबसे बेस्ट था, इसी वजह से उसको सिलेक्ट किया गया। उसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहले सेफ्टी। दरअसल जापान की जो रेलवे लाइंस है वो वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट रेलवे मानी जाती है पूरी दुनिया में। इसका पहला कारण यह भी है कि जापान को एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से जो अर्थक्वेक्स है उनको हैंडल किया जाता है और वो लगभग हर तरह की मिस सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ दूसरा कारण था फाइनेंस। दरअसल जापान 80% जो कॉस्ट भारत में रेल नेटवर्क डेवलप करने में लगेगी उसको इनकर करने के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि जो टोटल कॉस्ट है वो 18 बिलियन यूएस डॉलर्स की आने वाली है, यानी कि 1,10,000 करोड़ रुपए, जिनमें से 98,000 करोड़ रुपीस यानी कि 16 बिलियन यूएस डॉलर जापान हमको फाइनेंस करने वाला है, वो भी 50 साल तक के लिए। जी हां, दरअसल 16 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो जापान द्वारा भारत को दिया जाएगा 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे पर एनम, और इसका रीपेमेंट हमको आज से 50 सालों के बाद करना है और वहां पर भी 15 सालों के टाइम फ्रेम में ये पूरा रीपेमेंट किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।